25 नवंबर 1988। जापान एक ऐसा देश जो अपनी डिसिप्लिन, लो क्राइम और पब्लिक सेफ्टी के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन उसी देश में एक 17 साल की स्कूल गर्ल अचानक बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाती है। उसके पेरेंट्स को लगता है वो किसी ट्रैफिक में फंस गई होगी या अपने किसी दोस्त के घर गई होगी। लेकिन धीरे धीरे हर गुजरता मिनट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने लगता है। और फिर दिन बीतने लगते हैं। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, लेकिन जुनको वापस घर नहीं आती। अब नॉर्मली आप सोचोगे कि पुलिस पूरा सिटी सर्च करेगी, न्यूज़पेपर कवर करेंगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देंगे, और अगर किसी लड़की का किडनैप हुआ है तो जंगलों में या किसी वेयर हाउस में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ऐसी किसी जगह पे शायद उसे लेके गए हो। लेकिन जुनको के साथ जो हुआ, उसने इन्वेस्टिगेशन का हर असम्पशन तोड़ के रख दिया था। क्योंकि वो किसी आइसोलेटेड जगह पे नहीं थी, वो एक कॉलोनी के एक फ्लैट में थी, वो एक रेसिडेंशियल कॉलोनी के एक घर में थी। उस घर के बाहर से लोग रोज गुजरते थे। पड़ोसियों के घर में टीवी चल रहा था, लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और सिर्फ कुछ दीवारों के पीछे एक 17 साल की मासूम लड़की इस उम्मीद में थी कि शायद कोई दरवाजा खोलेगा, कि शायद कोई आज अंदर आएगा, उसे बचाएगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और इसी बात ने आज इस केस को दुनिया के सबसे डिस्टर्बिंग क्राइम केस में से एक बना दिया है। लेकिन इस स्टोरी का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट क्राइम नहीं है। सबसे हॉरिफाइंग पार्ट यह है कि इस क्राइम को रोकने के मल्टीपल चांसेस थे पुलिस के पास, अडल्ट्स के पास, या उन लोगों के पास जो सच के बहुत करीब थे। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जुनको के साथ क्या हुआ। असली सवाल यह है कि इतने सारे मौके होने के बाद भी कोई उसे बचा क्यों नहीं सका। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वापस जाना होगा 1988 के जापान में। वेलकम टू द शो। आज का हमारा केस है जुनको फ्रूटा के बारे में। माफ करना अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाए तो, क्योंकि जापानीज नाम है और मेरी जापानीज उतनी भी अच्छी नहीं है। सो प्लीज थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना अगर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा आगे पीछे हो जाए तो। जुनको फ्रूटा 17 साल की एक टीनेजर, एक स्कूल गर्ल, जो टोक्यो की अदाची वार्ड में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ। उसके टीचर्स के अकॉर्डिंग वो काफी डिसिप्लिन, शांत और एकेडमिक्स में काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, क्योंकि उसे ग्रेजुएशन के बाद एक ग्रेजुएशन ट्रिप पे जाना था। कुल मिला के जुनको एक सामान्य सी लड़की थी जिसके ऑर्डिनरी से ड्रीम्स थे कि वो पढ़ाई खत्म करेगी, कॉलेज जाएगी, कॉलेज खत्म करके वो जॉब करेगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगी। 25 नवंबर का दिन भी एक आम दिन ही था जुनको के लिए। वो अपने स्कूल खत्म करके घर आई और फिर थोड़ा फ्रेशन अप होके खाना खा के वापस अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल गई। जब वो जा रही थी जॉब पे तो उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि शायद वो उसे अब आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे जो उसके साथ होने वाला है उसका ना तो जुनको को कोई अंदाजा था ना उसके पेरेंट्स को। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कभी कुछ हो सकता है। जैसे कि उसका ये रूटीन डे ही चल रहा था। उसकी पार्ट टाइम जॉब खत्म हुई, उसके बाद वो घर जाने के लिए अपनी साइकिल के साथ निकली। सब लोग अपने अपने घर ही जा रहे थे। जुनको भी अपने रास्ते घर जा रही थी, लेकिन उसके ऊपर किसकी नजर थी। और यहाँ से एंटर होता है स्टोरी में एक और नाम,
हिरोशी मियानो। ये कोई मंथ लॉन्ग प्लानिंग नहीं थी, बल्कि इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि सर्कमस्टेंसेस ने उसे विक्टिम बना दिया। और कभी-कभी क्राइम सिर्फ इविल की वजह से नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी की वजह से भी होता है। और उस शाम एक डेंजरस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली थी। जुनको अपने साइकिल से घर जा रही थी, तभी पीछे से दो लड़के आते हैं और उसे साइकिल से गिरा देते हैं। साइकिल से गिराते ही और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये देख के वहां पर छुप के खड़ा हिरोशी उसकी मदद के बहाने उसके पास आया और उसने जुंको को बातों ही बातों में यकीन दिला दिया कि वो उन लड़कों से उसे बचाएगा। और पता नहीं क्यों जुंको को उसकी बात पे यकीन हो गया। उसे लगा कि वो सामने वाला लड़का उसकी हेल्प कर रहा है और वो उसे जानती भी थी क्योंकि वो उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ चुका था। हिरोशी उसी के स्कूल में पढ़ता था, हालांकि अभी तो वो उसके स्कूल में नहीं है, उसने स्कूल छोड़ दी थी। जुंको ने हिरोशी की बातों पर यकीन किया और वो उसके साथ घर जाने के लिए निकल गई। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने उसकी बातों पे भरोसा किया। लेकिन स्टोरी यहाँ से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। हिरोशी उसे किसी बंद फैक्ट्री, वेयरहाउस या जंगल में लेके नहीं गया, वो उसे एक होटल में ले गया। आई डोंट नो हाउ ही मैनेज टू कन्विंस हर फॉर दैट। जैसे ही वो लोग होटल में गए, होटल में जाने के बाद हिरोशी ने उसे धमकाया और फिर उसके साथ वो किया जो मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकता। और सिर्फ हिरोशी ने ही नहीं, बल्कि उसके बाकी के 3 दोस्त, जो उग्रो, शिंजी मिनातो एंड यासुशी वातानाबे, इन तीनों ने भी बारी बारी से उसका रेप किया और उसे टॉर्चर किया। और सिर्फ जब उनका इतने से ही मन नहीं भरा तो वो उसे यासुशी के घर ले गए। और सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि उसी घर में उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहते थे और उसका बड़ा भाई भी रहता था। उसने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि जुनको उसकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि उसके पेरेंट्स को उसकी बात पे यकीन तो नहीं था, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसके याकुजा लिंक्स से डरते थे। सोचो, माँ बाप अपने ही बेटे से डर रहे हैं कि कहीं उनका बेटा उन्हें ही नुकसान ना पहुंचा दे। उस घर के अंदर अगले कई हफ्तों तक जो कुछ भी हुआ, उसका सिर्फ क्रिमिनल्स को ही नहीं, बल्कि और भी कई नॉर्मल लोगों को भी अंदाजा था। फिर भी किसी ने पुलिस को नहीं बताया। लेकिन उसके पेरेंट्स ने हर जगह पता किया, उसके फ्रेंड्स के यहाँ, जहाँ वो काम करती थी, उसके स्कूल में, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता ना चला। आखिर में थक हार कर उन्होंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी। और उसी घर में अगले 44 डेज तक जुंको के साथ जो भी हुआ, वो जापान की हिस्ट्री का सबसे ग्रूसम क्राइम था। मैं तो ये कहूंगा ये सिर्फ क्राइम ही नहीं, ये टॉर्चर था, ये इनह्यूमैनिटी थी। सोचो, ये क्राइम जिन्होंने किया है वो 16, 17, 18 साल के लड़के थे। इस उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। घर पे ले जाने के बाद भी उन्होंने उसका कई बार रेप किया। वो लोग हर रोज उसे टॉर्चर करते थे। उसे टॉर्चर करने के वो लोग अलग अलग तरीके निकालते थे। कभी वो उसे उसके बिना कपड़ों के उसको नचवाते थे, उन्हीं के सामने वो उसे करने के लिए मजबूर करते थे। और उनका टॉर्चर सिर्फ यही नहीं रुका। जब उनका मन भर गया तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और तो सिर्फ इन 4 लड़कों ने ही नहीं, उन चारों के दोस्तों ने भी जुंको का फिजिकल असॉल्ट किया था। और उन दोस्तों के भी दोस्त वहां पे आए थे। कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि 100 से भी ज्यादा लोगों ने जुंको के साथ फिजिकल असॉल्ट किया था।
सोच सकते हैं कितनी, मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहे कि मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। और इस बीच ऐसा भी नहीं था कि जुनको ने भागने की या वहाँ से बच के निकलने की कोशिश नहीं की। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की। एक बार वो भागने की कोशिश करते हुए पकड़ी गई, तो उस दिन उन लड़कों ने उसे उल्टा लटका के उसे एज़ अ पंचिंग बैग यूज़ किया। उसे तब तक मारते रहे वो लोग जब तक उसका पूरा मुँह सूज ना गया। उसकी बॉडी पे ब्रूज़ के इतने निशान थे कि उसकी बॉडी नॉर्मल कहीं भी किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी। वो लोग उसे टॉर्चर करने के लिए डंबल को हवा में उठा के उसके पैरों पे छोड़ देते थे। उसके हाथ पे छोड़ देते थे। ये ये किस तरह का टॉर्चर था? मतलब 16-17 साल के लड़कों को क्या मज़ा आ रहा था किसी एक लड़की के साथ ये सब करके? जो भी बोलो वो बच्चे तो नहीं ही थे। मतलब मैं नहीं मान सकता कि ये बच्चे इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं। डंबल गिरा-गिरा के उन्होंने उसके पैर तोड़ दिए थे। उसके हाथ में कई फ्रैक्चर थे। उनका टॉर्चर यहाँ तक ही नहीं था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिले थे। खुद ही सोचिए कि वो ऑब्जेक्ट्स कहाँ से गए होंगे। उसकी पूरी बॉडी पे सिगरेट से उसको जलाया गया था। उसको लाइटर से जलाया गया था। इवन एक रिपोर्ट में कहीं ऐसा भी था, उसके ब्रेस्ट में नीडल्स डाल दी थी। नीडल्स, मतलब क्या, क्यों? वो उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे। कभी-कभी उसको दूध या ऐसा कुछ दे देते थे खाने के लिए। ये सारा टॉर्चर अगले 44 डेज़ तक चला उसके साथ। कई लोगों ने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया, फिजिकल असॉल्ट किया, उसे मारा गया, जलाया गया। उसका उसे उसका यूरिन तक पीने के लिए मजबूर किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस घर में आने-जाने वाले कुछ लोग, उस घर में रहने वाले, उस लड़के के माँ-बाप और उसका बड़ा भाई, उन सबको इसके बारे में पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो लोग किस तरह की यातना उस लड़की को दे रहे हैं। लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि याकुज़ा गैंग के खिलाफ कुछ भी बोल पाए या कर पाए। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात अभी भी बाकी है। इस केस में पुलिस एक बार सच के बहुत करीब आ गई थी। इतने करीब कि अगर उस दिन उनका एक डिसीजन अलग होता, तो हिस्ट्री भी अलग होती। एक विजिट, एक मौका जो हमेशा के लिए हाथ से चला गया। कभी-कभी एक इन्वेस्टिगेशन में पेनफुल चीज़ ये नहीं होती कि पुलिस के पास कोई क्लू नहीं होता, कोई लीड नहीं होती केस को आगे बढ़ाने की। बल्कि ये होता है कि क्लू उनके सामने ही होता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। और जुंको के केस में एग्ज़ैक्टली यही हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने दिन गुज़रने के बाद भी उसके माँ-बाप ने उसके ऊपर गिव अप नहीं किया था। हर सुबह उसके पेरेंट्स एक उम्मीद के साथ उठते कि आज शायद किसी का कॉल आ जाएगा या पुलिस वालों का कॉल आ जाएगा कि उनके बेटे का उनको पता चल गया है या उनको कोई लीड मिली है। लेकिन हर बार उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही लगती। किसी भी माँ-बाप के लिए अपने बच्चे के बारे में कुछ भी पता ना होना, कि वो कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है। दूसरी तरफ उस घर में जुंको के लिए टाइम रुक सा गया था। हर दिन वो उम्मीद लगाए बैठती कि शायद आज उसे कोई बचाने आएगा। लेकिन हर दिन
उसके हाथों मायूसी ही लगती। हर एक गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। क्राइम साइकोलॉजी में इसे लर्नेड हेल्पनेस कहा जाता है। जब एक विक्टिम बार बार होपलेस सिचुएशन फेस करता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग ये मानना शुरू कर देता है कि उम्मीद रखना बेकार है, एस्केप इम्पॉसिबल है। ये कोई वीकनेस नहीं होती किसी भी इंसान की, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और इसी वजह से कई बार विक्टिम वो डिसीजन नहीं ले पाते जिसे आपके और मेरी तरह बाहर बैठा इंसान आसान समझता है। अब सुनिए, इस केस में वो मोमेंट आया जिसे लोग आज भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस तक कुछ तो इंफॉर्मेशन पहुंची थी जिसने उन्हें उस लोकेलिटी तक ले आया था। अथॉरिटीज ने इंक्वायरी भी की, लेकिन जब उन्होंने वहां पे लोगों से बात की तो उन्हें वहां पे उनको कोई ऐसा क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला कि एक स्कूल मिसिंग गर्ल उस घर में या उस लोकेलिटी में हो सकती है। उस वक्त मिली इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस वाले वहां से इंक्वायरी करके चले गए और सारी इन्वेस्टिगेशन फिर से दूसरी डायरेक्शन में चली गई। सोचो, अगर उस दिन थोड़ी और क्वेश्चनिंग होती तो, या एक और रूम चेक कर लिया जाता तो शायद आज हम ये डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे होते। हिस्ट्री कभी व्हाट इफ से नहीं बनती है, लेकिन जुंको का केस एक ऐसे रेयर केस में से है जहां एक व्हाट इफ आज भी पूरे देश को हंट कर रहा है। आप जरा सोचिए कि याकुजा गैंग का कितना ज्यादा खौफ होगा उन लोगों के मन में कि उनमें से किसी ने भी इतना कुछ देखने के बाद भी पुलिस को या किसी को कुछ भी नहीं बताया और किसी तरह से वो इतने दिन सरवाइव करती रही वहां पे। उसने अपना न्यू ईयर भी उसी की एक्टिविटी में बिताया। जरा सोचिए, बाहर पूरी दुनिया नए साल का नए साल को वेलकम कर रही थी और वो बेचारी एक कमरे के अंदर अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ, जली हुई स्किन के साथ, अपने सारे ब्रूसेस के साथ तड़प रही थी, अकेली। अब सोचिए उस इंसान के दिल पे कितनी क्या बीती होगी कि जब पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, नए साल का आगाज कर रही है। कुछ ही हफ्तों के बाद वो ग्रेजुएट होने वाली थी, कॉलेज जाने वाली थी, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, और आज वो कहाँ पे है। ये सोच सोच के उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, आप सोचिए जरा। लेकिन शायद बहुत ही जल्द उसके इन सारे दर्द का अंत होने वाला था। 4 जनवरी 1989, हिरोशी मियानो जुए में अपने सारे पैसे हार देता है। और सोचो, हारने के बाद उसने क्या किया होगा। हारने के बाद घर आके उसने अपना सारा गुस्सा जुंको पे निकाला। उसे वो तब तक मारता रहा जब तक उसका बॉडी रिस्पॉन्स 0 नहीं हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद उसने 1.5 से 2 घंटे तक उसे कंटिन्यूसली मारा था और आखिरकार जुंको को हमेशा के लिए उसके उस दर्द से, उस टॉर्चर से आज़ादी मिल गई। 4 जनवरी 1989 जुंको ने अपनी आखिरी सांसें ली और शायद वही उन 44 डेज में दिन होगा जब वो सुकून के साथ अपनी आंखें बंद की होगी। हिरोशी तो उसको मारते मारते उसे अनकॉन्शियस होता हुआ देख के वहां से उसे छोड़ के चला गया था। दूसरे दिन उसके भाई ने उसे बताया कि जुंको मर चुकी है। तो हिरोशी और उसके तीनों दोस्तों ने मिलकर 55 गैलन के ड्रम में उसे सीमेंट के साथ भर दिया और उस ड्रम को एक वेयरहाउस, एक बंद पड़ी फैक्ट्री के पास ले जा करके उसे डंप कर दिया वहां पे। उन्हें लगा शायद वो ये सब करके बच जाएंगे। 29 मार्च 1989, पुलिस एक 19 साल की लड़की के गैंग रेप के केस में
यासुशी वातानाबे को इंटरोगेट करने के लिए ले जाती है और पुलिस जैसे उसे इंटरोगेट करना स्टार्ट करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने मर्डर किया है, उसी ने ये किया है, उसी ने उसे उस लड़की को ऐसे टॉर्चर किया था, सब किया था। लेकिन उसमें वो अकेला नहीं था, उसके दूसरे दोस्त भी थे, साथी भी थे। पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो चाहिए थी, लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो उन्हें चाहिए थी। उन्हें लगा कि ये कौन से केस की बात कर रहा है, कौन सी लड़की की बात कर रहा है। तो उसने अपने जिन दोस्तों का नाम दिया था, पुलिस ने उन सभी दोस्तों को अरेस्ट किया और उन्हें भी इंटरोगेट करने लगी। सरप्राइजिंगली चारों के स्टेटमेंट एक जैसे ही थे, लेकिन वो उस केस के रिगार्डिंग नहीं थे पुलिस जिसके ऊपर काम कर रही थी। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़की को 55 गैलन के ड्रम में सीमेंट के साथ भर के एक सुनसान वेयर हाउस में डंप कर दिया है, तो पुलिस फिर वहां जाती है और उस ड्रम को ढूंढती है। उन्हें वो मिल जाता है। जब पुलिस उस ड्रम में से सीमेंट तोड़ के उस बॉडी को बाहर निकाले तो उन्हें पता चलता है कि ये जुंको फुटा है, जिसे वो इतने महीनों से ढूंढ रहे थे, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट अभी भी पुलिस स्टेशन में पेंडिंग थी। वो लड़की आखिर उन्हें मिल ही गई। अब क्योंकि उन चारों ने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया था, तो कोर्ट में बहुत ही स्पीड में ट्रायल चला इसका, क्योंकि पब्लिक आउटरेस्ट भी बहुत बड़ा हो गया था इस चीज को लेकर के। फिर जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आई कि उसके साथ, उस लड़के के साथ क्या क्या कैसे कैसे यातनाएं उसे दी गई थी उन 44 डेज तक, क्या किया था इन लड़कों ने उस लड़के के साथ। पूरा जापान उस टाइम पे उन लड़कों के खिलाफ हो गया था। जापान की जुडिशरी ने हिरोशी मियानो को 14 साल की, जो ओगुरो को 8 साल की, शिंजी मिनाटो को 7 साल की, यासुशी वातानाबे को 7 साल की सजा सुनाई। लेकिन लोग इससे जरा से भी, मतलब क्या, इतना ग्रुसम क्राइम करने के बाद सिर्फ ये सजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीनेजर्स थे? सीरियसली? लेकिन जापान के लोगों ने भी अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया इस बात में। उन्होंने फिर से अपील की कि इनको इस सजा पे नहीं जाने दिया जा सकता। तो कोर्ट ने अपना सेंटेंस बदला और इनकी सजा बढ़ा दी। हिरोशी मियानो को 20 साल की सजा हुई, जो ओगुरो को 10 साल की और बाकी दो को 8 साल की। आज भी जापान के हिस्ट्री का ये सबसे क्रूसम क्राइम केस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जुंको फुरुता को आप सिर्फ एक ट्रेजिक केस के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में याद रखेंगे, जिसकी कहानी हमें एम्पैथी, करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाती है। अगर आपको ऐसी डीपली रिसर्च्ड ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए इस केस के बारे में आपके थॉट्स। मैं मिलूंगा आपको अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।